गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी जामनगर, द्वारका और गिर में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। सीएम नायाब सिंह सैनी ने जनता से वोट की अपील। 9 दिन के निगम और 40 निकायों के लिए चल रही वोटिंग। बीजेपी के लिए मार्च का महीना अहम। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज। टीम में 6-7 सदस्य हो सकते हैं शामिल। चमोली के माड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देहरादून पहुंची टेक्नीशियन की टीम अब माड़ा में के लिए होगी रवाना। मजदूर के लिए किए रेस्क्यू। 1 मजदूर सुरक्षित घर पहुंचा। 4 की हुई मौत, 4 लापता। महाकुंभ समापन के बाद श्रद्धालुओं की आस्था नहीं हुई कम। लाखों श्रद्धालु पहुंचे त्रिवेणी संगम। प्रयागराज स्नान के लिए पहुंचे रहे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं अपने इस दौरे के दौरान सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट की अध्यक्षता करेंगे। वनतारा भी जाएंगे पीएम मोदी। गुजरात के दौरे पर है पीएम मोदी। साथ ही आपको बताते चले, सोमनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे पीएम मोदी और सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी लेंगे पीएम मोदी। तो वहीं वनतारा भी जाएंगे पीएम मोदी। आपको बताते चले कि इस वक्त पीएम मोदी गुजरात दौरे पर। साथ ही आपको बताते चले, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे पीएम मोदी। साथ ही सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। उसके बाद वनतारा भी जाएंगे पीएम मोदी। वहीं आपको बताते चले कि पीएम मोदी का गुजरात दौरा, जहां वो सोमनाथ मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, माथा टेकेंगे। उसके बाद वनतारा भी जाएंगे पीएम मोदी। वहीं उत्तराखंड में चमोली जिले के माड़ा में बीते 28 फरवरी को आए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को बचाने का काम तीसरे दिन भी जारी है। अब तक आपको बताते चले 44 में से 50 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो वहीं आपको बताएं कि 54 में से 50 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 4 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। शुरुआत में 55 मजदूरों के लापता होने की जानकारी मिली थी, लेकिन शुक्रवार को यह पता चला कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में का निवासी सुनील कुमार बिना बताए अपने गांव चला गया था और इसके बाद परिवार ने इसकी सूचना दी। तो वहीं आपको बता दें कि आज मौसम साफ होने के पर बचाव कार्य तेजी से शुरू हुआ। वहीं बता दें कि बर्फ में दबे मजदूरों की तलाश में सेना और वायुसेना के साथ साथ आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान भी जुटे हुए हैं। ये जवान बर्फ की मैनुअल खुदाई कर लापता 4 श्रमिकों की तलाश में लगे हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, खुदाई कर लापता 4 श्रमिकों की तलाश में अभी भी टीमें लगी हुई हैं। हिमस्खलन में 4 श्रमिकों की मौत हो गई। साथ ही माड़ा में एवलॉन्च में फंसे लोगों को बचाया गया। वहीं एक्शन में सेना के 200 जवान। हिमस्खलन में 4 श्रमिकों की मौत हुई। माड़ा में एवलॉन्च में फंसे थे मजदूर। साथ ही आपको बताते चले 54 मजदूर फंसे थे। एक्शन में सेना ने 200 जवान। इस वक्त हिमस्खलन में 4 श्रमिकों की, वहीं आपको बताते चले, मौत हो गई। माड़ा में एवलॉन्च में फंसे थे ये 54 मजदूर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या है अभी तक का अपडेट?
देखिए, निश्चित तौर पर आज सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन है, क्योंकि उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव की ये पूरी घटना है। क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ जो मजदूरों की संख्या थी वो 55 बताई जा रही थी, लेकिन एक जो मजदूर था वो अपने हिमाचल गांव कांगड़ा पहुंच गया और अब जो मजदूरों की संख्या है वो 54 रह गई है, जिसमें से 50 मजदूरों को कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इनमें से 4 मजदूरों की मौत भी हो गई है और जो बचे हुए 4 मजदूर हैं उनको कहीं ना कहीं तलाशने का काम यहाँ लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ 7 हेलीकॉप्टर लगे हैं और तमाम तरह की यहाँ प्रशासनिक टीम लगी है। आईटीबीपी की बात की जाए, बीआरओ की बात की जाए या फिर 23वीं वाहिनी जो पीएससी के जवान है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। 200 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वहां इस सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए मजदूर हैं, यानी जो 4 मजदूर बचे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि वहां की जो अपडेट है वो पल पल उस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं अपडेट दे रहे हैं और तमाम जो प्रशासनिक अमला है उनका यही कहना है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ तेजी लाई गई है। क्योंकि मौसम आज थोड़ा कल से ठीक है, क्योंकि कल भी हमने देखा है कि वहां बर्फबारी हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं मजदूरों को तलाशने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और आज सुबह 7 बजे से ये फिर सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि तरह तरह की एजेंसियों के साथ साथ वहां कई तरह के जीपीएस कैमरे और टेक्निकल ट्रैकर लगाए गए हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि टेक्निकल टीम है वो विशेषकर वहां लगाई गई है, क्योंकि जो कंटेनर थे, यानी 8 कंटेनर वहां पर थे, जिनमें से 5 कंटेनर मिल गए हैं, उनमें से 50 मजदूर को बाहर निकाला गया है और अभी 3 कंटेनर वहां गायब है, जिनको तलाशने का लगातार यहाँ काम किया जा रहा है। जी जी, अभी जो मजदूरों की गंभीर हालत है, सीएम भी उसका पता लगा रहे हैं, क्या कंडीशन है अभी उन मजदूरों की? देखिए, अगर 45 मजदूरों की 50 में से 45 मजदूरों की बात की जाए तो 45 मजदूर बिल्कुल स्वस्थ बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 की मौत भी हो गई है अभी तक और एक मजदूर है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है, यानी ऋषिकेश के ट्रामा सेंटर में वहां उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा अगर अन्य परिस्थितियों की बात की जाए तो क्योंकि वहां का जो क्षेत्र है वो बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि जो सीमांत जिला है माना गांव वो भारत के चीन और भारत की सीमा उसको कहा जाता है, भारत का प्रथम गांव भी उसको माना जाता है। तो लगातार वहां की जो स्थिति है वो बड़ी विषम परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, जिसको लेकर प्रशासन के सामने कई तरह की चुनौती भी आ रही है, क्योंकि 10 से 12 फीट की जो बर्फ है वो लगातार वहां पड़ी हुई है और वो कंटेनर को तलाशने में कहीं ना कहीं पुलिस और जो टीम है वहां उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, फिलहाल जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए सरकार और क्या एक्शन ले रही है? मतलब उन्हें तेजी से निकालना होगा, अभी बर्फ में फंसे हुए हैं, तीसरा दिन हो गया है, क्या नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है सरकार उन्हें निकालने में, क्योंकि अब जल्दी करना होगा? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार अगर वहां की स्थितियों की बात की जाए तो क्योंकि हमने कल भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है, गृह मंत्री भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती, और जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है कि किस तरह का तकनीकी का वहां प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां जो तमाम सेवाएं हैं वो संचार की बात की जाए, क्योंकि वहां संचार की जो सेवा है वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन वहां हर तरीके संभव उपकरण वहां देखे जा सकते हैं। तमाम जो टीम है, टेक्निकल की बात की जाए या ट्रैकर की बात की जाए, क्योंकि डॉग सर्चिंग जो डॉग्स होते हैं उनको भी वहां पर लगाया गया है, यानी बड़ी चुनौती के बीच वहां उन मजदूरों को तलाशने का काम चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब तक और कितनी जल्दी उन मजदूरों को तलाशने में प्रशासनिक टीम को कामयाबी हासिल होती है। जी, फंसे हुए मजदूरों के जो परिवार के लोग हैं वो अभी भी सरकार से गुहार लगा रहे होंगे, जो फंसे हुए हैं उनकी चिंता होगी, उनको सरकार इस वक्त कैसे हैंडल कर रही है? देखिए, लगातार ही जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके परिजनों के संपर्क में है और हर संभव प्रयास वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि जो मजदूर बाहर आए हैं मीडिया से उन्होंने बातचीत की है कि जिस दौरान यह घटना घटी है उस दौरान एक भारी एवलोंच यानी एक बड़ा बर्फीला तूफान आया था और तूफान में जो कंटेनर थे वो इधर से उधर हो गए थे। हालांकि कुछ जो मजदूर थे वो कंटेनर से बाहर भी थे, लेकिन कुछ मजदूर जो कंटेनर के अंदर थे वो कहीं ना कहीं पुलिस और जो वहां की टीम है वो कहीं ना कहीं उन्हें मिल गए हैं। और इसके अलावा अगर वहां की परिस्थितियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो विकट स्थिति है। साथ ही साथ आपको बता दें जो टीमें हैं वो हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां का जो माहौल है फिलहाल आज के अगर मौसम की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं सही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को ढूंढने में आसानी हो सकती है। जी, तो आज मौसम अच्छा है, आज आराम से
जो हमारी पुलिस बल है वो उनको सर्च करने में आसानी होगी। तो क्या आज तेजी से, ज्यादा पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं चुनौती आज कम है क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वहां की जो टीम है वो अपने कार्य में जुट गई, यानी सर्चिंग जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जुट गई है। इसके अलावा अगर बीआरओ के जवानों की बात की जाए, पीएससी के जवानों की बात की जाए, जो 23वीं वाहिनी की जो बटालियन के जो जवान है वो आईटीबीपी के जवान है, तो वहां वो सर्चिंग ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उन मजदूरों को तलाशने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल हो सकती है। लेकिन राज्य सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक और जहां उनके घर वालों के संपर्क में है, क्योंकि जो जिन के घर वालों के यानी जो परिजन है उन्हें संतुष्ट करना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है और समझाना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि जो वहां मजदूर फंसे हैं वो सकुशल सुरक्षित अपने घर लौट आए। इसके साथ ही अगर राज्य सरकार के प्रयास की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं वहां उन्हें तलाशने में पूरी तरीके से एडी चोटी का जोर लगा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बताते चले, माड़ा में एवलॉन्च में फंसे थे 54 मजदूर, जहां आपको बताते चले एक्शन में सेना ने 200, आपको बताते चले कि साथ ही ये आपको बताते चले कि माड़ा में जो ये हादसा हुआ इसके बाद अब मजदूरों को बचाया गया। मजदूरों को बचा के उन्हें एम्स, ऋषिकेश के एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी, तो वहीं हरियाणा के रोहतक जिले में सांपला इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो वहीं बीते शनिवार को एक नीले रंग के सूटकेस में हिमानी की लाश पाई गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने मामले की एसआईटी में जांच की मांग की है, ताकि हत्याकांड के असली कारणों का खुलासा किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हत्या कांग्रेस कार्यकर्ता के राजनीतिक योगदान से जुड़ी हो सकती है और इसकी निष्पक्ष जांच की जरूरत है। तो वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। पूरे प्रदेश में इस हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस घाट पार्टी में मामले की, आपको बताते, निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश ढाका जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए पूजा, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से रोहतक जिले के सांपला इलाके में ये जो इसको जो है, जब से सूटकेस के अंदर ये सब मिला है, कार्यकर्ता थी कांग्रेस पार्टी की हिमानी नरवाल, और ये कहीं ना कहीं सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसको लेकर के पूरा इलाके में हड़कंप भी मची हुई है। पुलिस विभाग की बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारियों ने जिस प्रकार से कहा है कि 4 टीमें जो है इसकी जांच में अभी जुटी हुई है और जल्द ही जो है आरोपी जो है, हत्यारे जो है, उनका भी जो है क्लियर कर दिया जाएगा और खुलासा, एक बड़ा खुलासा भी होगा, गिरफ्तारियां भी कर ली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं वहां की पार्टी आला जो है कार्यकर्ताओं की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा की बात करूं, तो उन्होंने जो है जिस प्रकार से इसको जो है राजनीति से जुड़ा मामला, कुछ लोगों ने भी इसको साधा है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी ये क्लियर नहीं हो सकता और ये पुलिस से जुड़ा हुआ, इसे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। लेकिन हाँ, जांच जारी है, 4 टीमें जुटी हुई है, जल्दी क्लियर होगा और अभी जो है शव का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। सूटकेस के अंदर महिला का शव मिलना पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है और जगह जगह जो है, अगर मैं पुलिस की बात करूं तो जांच में जुटी हुई है और सुराग लगाए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद क्लियर होगा। पूजा जी, लिंक कहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अभी ये जो है साफ इनकार कर दिया है पुलिस के आला अधिकारियों की। जिस प्रकार हमें जो बातें वहां पर हुई है, सूचनाएं हमें मिली है, उन्होंने कहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता पोस्टमार्टम के बाद, और 4 टीमें जो पुलिस की जो जुटी हुई है, इसके अंदर एसआईटी जो है लगी हुई है, उसके बाद ही क्लियर होगा पूजा की कहाँ से क्या हुआ है, कब हुआ है,
कितना समय इसको हो चुका है और इसके तार कहाँ मिलते हैं, हत्यारे कौन मिलते हैं, ये तो जांच का विषय है, उसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन पूरे प्रदेश में इस हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मामले को देखा जाए तो त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग वो कर रहे हैं और जल्दी इसकी जांच होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और वहां के विधायक जो है भारत भूषण मिड्डा जो है वो जो लगातार भारत भूषण बत्रा जी जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसके अंदर जल्दी ही जांच हो और हत्यारों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए। जी पूजा जी, पुलिस की जांच अभी कहां तक पहुंची है इस मामले में? देखिए पूजा, टीमें जुटी हुई है, जल्दी ही क्लियर कर लिया जाएगा। इसके अंदर अभी जो है हम भी कुछ नहीं कह सकते और पुलिस के आला अधिकारियों ने यही बातें कही है कि जांच चल रही है, 4 टीमें लगी हुई है, SIT जो है वो जुटी हुई है और बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि हत्या का मामला है और एक सूटकेस के अंदर 100 मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अंदर भय का माहौल बन चुका है इलाके में। रोहतक जिले की बात करूं तो सांपला इलाके के अंदर बहुत बड़ा भय का माहौल, ये कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता थी हिमानी नरवाल, ये कोई छोटी नहीं है बात। तो इसको लेकर के हरकम बचाव हो रहा है, पुलिस भी लगातार जांच जुटी है, लेकिन अभी हम भी क्लियर नहीं कर सकते। जैसे पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कि 4 टीमें जुटी हुई है, SIT जांच कर रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वहां के विधायक है, वो सभी नजरें बनाए बैठे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस चीज का खुलासा होना चाहिए। जी पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रमेश। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश पर लखनऊ, आगरा और संभल जैसे प्रमुख शहरों में तेज आवाज वाले अवैध लाउड स्पीकर को उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो वहीं सरकार का यह कदम राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इस आदेश के बाद नई मस्जिदों और धार्मिक स्थलों में से लाउड स्पीकर उतारने का कार्य जारी है, जिससे कई मौलानाओं और धार्मिक नेताओं ने असंतोष पैदा हो गया है। तो वहीं कुछ मौलानाओं ने इस कदम को विरोध जताया है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। हालांकि योगी सरकार ने साफ किया कि ये कदम केवल अवैध और तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों के खिलाफ है, जिन्हें लोगों की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए हटाया जा रहा है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने भी इस अभियान को लागू करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है, जो दिन रात इस कार्य को पूरा कर रही हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि योगी सरकार का नया एक्शन, जहां वो लाउड स्पीकरों को हटाने का कार्य कर रही है। तेज आवाज पर योगी फोर्स का ये एक्शन, जहां योगी को ऑर्डर, लाउड स्पीकर डाउन। तो वहीं आपको बताते चले एक्शन मोड में योगी सरकार अब लाउड स्पीकर हटाने का, अवैध और लाउड स्पीकर उतारने का काम कर रही है। वहीं मौलाना इसके खिलाफ हैं, इसे वो अपने स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। अपना आपको बताते चले तेज लाउड स्पीकरों को हटाने का काम कर रही है सरकार, योगी सरकार अब एक्शन में। तो वहीं दिल्ली सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सम्मान योजना की शुरुआत करने जा रही है। तो वहीं जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2500 रुपए जमा किए जाएंगे। ये राशि महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से दी जाएगी। ये योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री JP नड्डा की मौजूदगी में एक भव्य आयोजन के दौरान की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इस योजना के तहत शर्तें और नियम अगले 2 दिन में आधारिक रूप से घोषित किए जा सकते हैं। तो वहीं ये योजना दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के कल्याण के लिए उठाया गया है, एक अहम कदम माना जा रहा है और वहीं इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च भी किया जाएगा। तो वहीं हरियाणा में नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है और इस चुनाव में 12 मार्च को नतीजे आएंगे। 2 नगर निगमों अंबाला और सोनीपत में सिर्फ मेयर का उपचुनाव होना है, जबकि गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और मानसर, यमुनानगर और करनाल में मेयर के साथ वार्ड पार्षदों का भी चुनाव होगा। पानीपत नगर में की वोटिंग 9 मार्च को होगी, जबकि नगर निगमों में नगर पार्षदों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि नगर
नगर निगम के चुनाव होने हैं। साथ ही आपको बताते चले कि चुनाव के नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। वहीं सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा ये। और साथ ही 9 नगर निगम 40 निकायों के लिए ये वोटिंग होगी। और आपको बताते चले सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव के नतीजे आपको बता दें कि 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। तो वहीं जब चुनाव के नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे और नगर निगम चुनाव के होने वाले हैं, और आपको बताते चले सुबह के इस वक्त ये चुनाव शुरू होंगे, जिसको लेकर प्रशासन सख्त है। और आपको बताते चले कि 9 नगर निकाय चुनाव होने हैं। तो वही रामनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया गया, जो कोरोना काल में अनाथ हुई बच्चियों को सहारा देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खोला गया है। रामनगर विधायक दीवान सिंह भिष्ट ने छात्रावास का शुभारंभ किया और इसे सरकार की नई शिक्षा नीति का एक अहम कदम बताया। ये छात्रावास सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत खोला गया है। यहाँ अनाथ और गरीब बच्चियों के निःशुल्क शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा दी जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का उद्घाटन, जहां विधायक दीवान सिंह ने किया ये शुभारंभ। अनाथ बच्चों को सहारा देना और बनाया उनके लिए छात्रावास। शिक्षा नीति के तहत ये बड़ा कदम उन्होंने उठाया, जहां बच्चों को खाने पीने और रहने की उन्होंने जगह का भी इंतजाम किया। जहां विधायक दीवान सिंह ने किया है उसका शुभारंभ, साथ ही सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का उन्होंने उद्घाटन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय छात्रावास का यहाँ पर आज शुभारंभ किया गया और हमारी सरकार की मंशा है कि जितने भी शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों को किस तरीके से शिक्षा दी जाए और किस तरीके से उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की मंशा ये है कि जितने भी वंचित लोग हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए और जितने पिछड़े वर्ग के हैं, कमजोर हैं, और उनको बेहतर शिक्षा किस तरीके से दी जाए, इस तरीके के योजना का यहाँ पर आयोजन किया गया और आज इसका शुभारंभ। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका आवासीय छात्रावास और का जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जो है कि इसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग चल रही है और अस्थायी रूप से जो है कि यहाँ मालधन चौड़ में जो है कि बालिका का आवासीय छात्रावास जो है कि यहाँ पर चल रहा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर में, तब तक जो है कि यहाँ चलेगा। और इस विद्यालय में ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया जाना है जो बिल्कुल कमजोर हैं, कमजोर वर्ग के हैं, अनाथ हैं और जिनके माता पिता किन्हीं कारणों से नहीं हैं या कोविड के दौरान नहीं रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से प्रयास किया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेते हुए इन बच्चों को अच्छी सुविधा, निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। जिनके गार्जियन नहीं है और जो गरीब तबके के, जो व्यक्ति, जबकि उसको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है साक्षर होना, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि हर बच्चा साक्षर बने। तो सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए भी जिनके गार्जियन नहीं है, जो 18 साल से होते हैं, उनको